हिंदुओं की पवित्र नगरी बनारस में, जो आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत में स्थित है, एक ऐसा घर है जो दूर दूर तक काफी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि वह घर भूतहा है और कोई भी मनुष्य उस घर में एक रात नहीं गुजार सकता। एक बार वहां एक बड़ा वैवाहिक दल बारात आया। भारत में यह प्रथा है कि दूल्हा बड़े धूमधाम और प्रदर्शन के साथ कई दोस्तों और अनुयायियों के साथ दुल्हन के घर जाता है और कन्यादान, लड़की को सौंपने का समारोह दुल्हन के घर पर होता है। दूल्हे के साथ जाने वाले लोगों की संख्या काफी हद तक दुल्हन पक्ष के साधनों पर निर्भर करती है, क्योंकि दूल्हे के साथ आने वाले मेहमानों को शाही अंदाज में भोजन और मनोरंजन कराना होता है। यह मेहमानों को खिलाना और उनका मनोरंजन करना ही है जो भारत में एक बेटी की शादी को कुछ हद तक महंगा बना देता है। यदि दूल्हा और दुल्हन एक ही शहर या गांव में रहते हैं तो दूल्हे का पक्ष शाम को दुल्हन के घर जाता है। शादी रात में संपन्न होती है और वे सभी उसी रात या अगली सुबह जल्दी चले आते हैं। हालांकि यदि दूल्हा और दुल्हन के निवास स्थान मान लीजिए 500 मील दूर हैं, जैसा कि आमतौर पर होता है, तो दूल्हा अपने दल के साथ 1 या 2 दिन पहले जाता है और शादी के 1 या 2 दिन बाद तक रुकता है। दुल्हन के लोगों को पूरी अवधि के लिए आवास, भोजन और मनोरंजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो अमीर लोगों के मामले में 1 सप्ताह तक चलती है। अब मुझे बनारस जाने वाले ऐसे ही एक वैवाहिक दल में शामिल होने का सौभाग्य मिला। जैसा कि अंत में उल्लेख किया गया है, हम लगभग 30 युवक थे। उनके अलावा कई बुजुर्ग लोग भी थे। चूंकि युवक अपने बुजुर्गों की उपस्थिति में आमोद प्रमोद नहीं कर सकते थे, इसलिए दुल्हन के पिता ने, जो एक बहुत अमीर आदमी थे, हम 30 को एक अलग घर में ठहराने की व्यवस्था की थी। यह घर उस प्रसिद्ध भुतहा घर से कुछ ही गज की दूरी पर था। हम सुबह लगभग 10 बजे बनारस पहुंचे और दोपहर के लगभग 3 बजे हमें सूचित किया गया कि वह प्रसिद्ध भुतहा घर पास में ही है। स्वाभाविक रूप से हम में से कुछ ने निर्णय लिया कि हमें उस घर के बजाय इसी घर, भुतहा घर में रहना चाहिए जिसमें हम थे। मैं स्वयं स्थानांतरित होने के लिए बहुत उत्सुक नहीं था, लेकिन कुछ अन्य लोग थे। हमारे मेजबान ने विरोध किया, लेकिन हमने जिद की और इसलिए मेजबान को झुकना पड़ा। घर खाली था और मालिक एक स्थानीय सज्जन बनारस के निवासी थे। उनकी अनुमति और चाबी प्राप्त करना कुछ ही मिनटों का काम था और हमने शाम के लगभग 6 बजे घर पर वास्तविक कब्जा कर लिया। यह बड़े कमरों और हॉलों वाला एक बहुत बड़ा घर था। काफी कम सजा हुआ, लेकिन कुछ फर्नीचर उस घर से लाया गया था जिसमें हम अपने आगमन पर रुके थे। वहां एक बहुत बड़ा और हवादार हॉल था और इसी में हमने सोने का फैसला किया। फर्श पर कालीन के ऊपर कालीन बिछाए गए और वहां हमने बिल्कुल पूर्वी ओरिएंटल शैली में जमीन पर सोने का फैसला किया। लैंप लाए गए और घर को रोशन किया गया। रात करीब 9 बजे हमारे रात्रिभोज की घोषणा हुई। पूर्वी रात्रिभोज इस प्रकार संचालित होता है। मेहमान सभी फर्श पर बैठते हैं और प्रत्येक मेहमान के सामने धातु की एक बड़ी थाली, मान लीजिए 20 इंच व्यास की, रखी जाती है। फिर सेवा शुरू होती है और थालियां पकवानों से भर दी जाती हैं। प्रत्येक मेहमान को आमतौर पर उतना मिलता है जितना वह खा सकता है, उससे 3 गुना ज्यादा। फिर मेजबान, जो स्वयं शामिल नहीं होता, हाथ जोड़कर खड़ा होता है और मेहमानों से पूरा न्याय करने, भरपेट खाने का अनुरोध करता है और भोजन शुरू होता है। वास्तव में बहुत कम खाया जाता है और जो कुछ भी बचता है वह गरीबों को जाता है। शायद यही एकमात्र सांत्वना है। अब इस विशेष अवसर पर दुल्हन के पिता, जो हमारे मेजबान थे और जो एक बुजुर्ग सज्जन थे, हट गए थे और हमारी देखभाल के लिए अपने 2 बेटों को छोड़ दिया था। हमें पता चला कि वह स्वयं अपने अधिक बुजुर्ग मेहमानों की देखभाल कर रहे थे, जिन्हें एक अलग घर में ठहराया गया था। जिस हॉल में हम भोजन करने बैठे थे वह एक बड़ा और बहुत अच्छी तरह से रोशन हॉल था। उसे सटा हुआ वह हॉल था जिसमें हमारे बिस्तर लगाए गए थे। मेरे मेजबान के बेटे कई अन्य लोगों के साथ परोस रहे थे। मैं हमेशा से थोड़ा लीक से हटकर रहा हूं, इसलिए मैंने अपने साथी मेहमानों से पूछा कि क्या मैं शुरू कर सकता हूं, और अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना मैंने खाना शुरू कर दिया, जो कि एक बहुत अच्छी बात मैंने की।
जैसा कि बाद में पता चलेगा। लगभग 20 मिनट में परोसना समाप्त हो गया और हमें शुरू करने के लिए कहा गया। वास्तव में उस समय तक मैं लगभग आधा भोजन कर चुका था और फिर मुसीबत शुरू हुई। एक क्लिक के साथ सभी बत्तियां बुझ गईं और पूरा घर घोर अंधेरे में डूब गया। बेशक पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। बत्तियां किसने बुझाईं? जगत चिल्लाया, जो मेरे बाईं ओर एक छोड़कर बैठा था। भूत ने, दूसरे ने जवाब में चिल्लाकर कहा। अगर मैं उसे पकड़ सका तो उसे मार डालूंगा। जगत चिल्लाया। पूरी जगह अंधेरे में थी। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हम सुन सकते थे कि जगत उठने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे अपनी पीठ पर एक जोरदार प्रहार महसूस हुआ। हम उस दप्प की आवाज सुन सकते थे। ओह! जगत चिल्लाया, वह कौन है? वह फिर से बैठ गया और अपने दाईं ओर वाले व्यक्ति को वैसा ही एक प्रहार किया जैसा उसे मिला था। दाईं ओर वाले व्यक्ति ने विरोध किया। फिर जगत अपने बाईं ओर वाले व्यक्ति की ओर मुड़ा। जगत के बाईं ओर वाले व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से प्रतिरोध किया और जगत की हालत खराब हो गई। फिर नारायण, हम में से एक और, चिल्लाया। तुम्हें क्या हुआ? उसके पड़ोसी ने पूछा। तुमने मेरे बाल क्यों खींचे? नारायण चिल्लाया। मैंने नहीं खींचे। पड़ोसी चिल्लाया। तभी एक नौकर हाथ में लैंप लिया आता दिखाई दिया और चीजें शांत हो गईं। लेकिन नौकर हॉल तक नहीं पहुंचा। वह किसी चीज से टकराया और सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा। लैंप बुझ गया और हमारी मुसीबत फिर से शुरू हो गई। दल के एक व्यक्ति को उसके सिर के पीछे एक थप्पड़ मिला, जिससे उसकी टोपी लुढ़क गई और उसे वापस पाने के प्रयास में उसने पानी का एक गिलास उलट दिया, जो उसके दाहिने हाथ के पास था। इस तरह से बातें तब तक चलती रहीं जब तक कि एक लैंप नहीं आ गया। इस पूरी घटना में लगभग 4 मिनट लगे होंगे। जब लैंप आया तो हमने पाया कि सभी बर्तन साफ थे। खाने पीने की चीजें रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थीं। मेरे मेजबान के बेटों ने बेवकूफों की तरह हमारी ओर देखा और हमने बेवकूफों की तरह उनकी ओर और एक दूसरे की ओर देखा। लेकिन बात वही थी, ठोस भोजन का एक कण भी नहीं बचा था। इसीलिए हमारे पास की हलवाई की दुकान पर जाने और वहां कुछ मिठाइयां खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हमें यकीन था कि रात शांति से नहीं कटेगी, लेकिन किसी ने यह सुझाव देने की हिम्मत नहीं की कि हमें उस भुतहा घर में रात नहीं बितानी चाहिए। एक बार भूत को चुनौती देने के बाद हमें कम से कम एक रात तो डटे रहना ही था। रात के 11 बजे के काफी बाद हम वापस आए और सोने चले गए। हम बिस्तर पर तो गए, लेकिन सोने के लिए नहीं। जिस कमरे में हम सब सो रहे थे वह एक बड़ा कमरा था, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, और उसमें 2 दीवार वाले लैंप थे। हमने लैंपों की रोशनी कम कर दी और तभी लैंप बुझ गए और हम मुसीबत की आशंका करने लगे। हमारे मेजबान हमें भूत की दया पर छोड़कर घर चले गए थे। इसके कुछ ही समय बाद हमें ऐसा महसूस होने लगा जैसे हम किसी सार्वजनिक सड़क पर लेटे हों और हमारे एक गज के भीतर से घोड़े गुजर रहे हों। हमने यह भी कल्पना की कि हम अपने पास से फुसफुसाते हुए गुजरते हुए लोगों को सुन सकते हैं। सोना असंभव था। हम सब अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हुए जागते रहे, जब तक कि एक घोड़ा बहुत करीब नहीं आ गया, और इस तरह रात बीत गई। सुबह करीब 4 बजे हम में से एक उठा और बाहर जाना चाहता था। हमने कल्लू नाम के नौकर को आवाज दी और 1 मिनट के भीतर कल्लू लालटेन लेकर आ गया। हमारा एक साथी मेहमान उठा और कल्लू के पीछे पीछे कमरे से बाहर चला गया। हम उसे डाइनिंग हॉल से सीढ़ियों के शीर्ष तक जाते हुए सुन सकते थे। फिर हमने उसकी चीख सुनी। हम सब बाहर भागे। जलती हुई लालटेन सीढ़ियों के ऊपर थी और हमारा साथी मेहमान नीचे गिरा हुआ था। कल्लू गायब हो गया था। हम नीचे भागे, अपने दोस्त को उठाया और उसे ऊपर ले आए। उसने कहा कि कल्लू ने उसे धक्का दिया था और वह नीचे गिर गया। सौभाग्य से उसे चोट नहीं आई थी। हमने नौकरों को बुलाया और वे सब आए। कल्लू भी उनमें शामिल था। उसने लालटेन लेकर आने या हमारे दोस्त को सीढ़ियों से नीचे धकेलने से इनकार कर दिया। अन्य नौकरों ने उसके बयान की पुष्टि की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि कल्लू उस कमरे से कभी बाहर नहीं निकला जिसमें वे सब थे। हम संतुष्ट थे कि यह भी एक भूतिया चाल थी। सुबह करीब 7 बजे जब हमारे मेजबान आए
तो हम अपनी हड्डियां सलामत रखते हुए उस भुतहा घर को अलविदा कहकर खुश थे। सबसे मजेदार बात यह थी कि मेरे केवल उन साथी मेहमानों की हालत सबसे ज्यादा खराब हुई जिन्होंने भूतों के अस्तित्व से इनकार किया था। हम में से जो लोग सम्मानपूर्वक चुप रहे थे उन्हें छुआ तक नहीं गया था। जिन्हें 1 या 2 प्रहार मिले थे उन्होंने दावा किया कि प्रहार अदृश्य हाथों द्वारा नहीं दिए गए होंगे क्योंकि प्रहार बहुत ठोस थे। लेकिन हम सभी को यकीन था कि यह किसी इंसान द्वारा किया गया कोई मजाक नहीं था। गुजरते घोड़ों और फुसफुसाते राहगीरों ने हमें एक अजीब सिहरन भरा एहसास दिया था। इस संबंध में भारत के अन्य हिस्सों में कुछ भूतहा घरों का उल्लेख किया जा सकता है। कलकत्ता में 1 या 2 बहुत प्रसिद्ध भूतहा घर हैं। हेस्टिंग्स हाउस उनमें से एक है। यह कलकत्ता के दक्षिणी उपनगर अलीपुर में स्थित है। यह एक बड़ी आलीशान इमारत है जिसका स्वामित्व अब बंगाल सरकार के पास है। एक समय में यह भारत के गवर्नर जनरल का निजी निवास था जिनका नाम इस पर अंकित है। वर्तमान में इसका उपयोग स्टेट गेस्ट हाउस के रूप में किया जाता है जिसमें भारतीय प्रमुखों को तब ठहराया जाता है जब वे कलकत्ता में महामहिम से आधिकारिक भेंट करने आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस घर से बहुत दूर एक गली में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और उनकी परिषद के सदस्य और लेटर्स ऑफ जूनियर्स के प्रतिष्ठित लेखक सर फिलिप फ्रांसिस के बीच प्रसिद्ध द्वंद्व युद्ध लड़ा गया था। इस घर में रहते हुए वॉरेन हेस्टिंग्स ने लगभग 140 साल पहले अगस्त के पहले पखवाड़े के दौरान बैरोनेस इम्होफ से शादी की थी। इस घटना को बड़े उत्सवों के साथ मनाया गया था और जैसा कि अपेक्षित था दुल्हन एक शानदार सवारी में घर आई थी। कहा जाता है कि यह दृश्य अलौकिक शक्ति द्वारा शादी की सालगिरह पर फिर से अभिनीत किया जाता है और हर साल एक बार शाम को एक भूतिया गाड़ी विधिवत गेट में प्रवेश करती है। खुरों की आवाज और लोहे के टायर वाले पहियों की गड़गड़ाहट स्पष्ट रूप से पोर्टिको तक बढ़ती हुई सुनाई देती है। फिर गाड़ी के दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज आती है और अंत में गाड़ी आगे बढ़ती है, लेकिन वह बरामदे के नीचे से बाहर नहीं आती। वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। आज 15 अगस्त है और यह प्रसिद्ध सवारी पिछले पखवाड़े के भीतर चौकस आंखों और कानों की घबराहट के बीच निश्चित रूप से अंदर और बाहर गई होगी। कलकत्ता में एक और प्रसिद्ध भूतिया घर है जिसमें एकमात्र समस्या यह है कि इसकी पहली मंजिल के बेडरूम की खिड़कियां रात में अपने आप खुल जाती हैं। लोगों ने इनाम के लिए इस घर में रात में खिड़कियां अपने हाथों से बंद करके सोकर देखा है और रात में ठंड से कांपते हुए जागे हैं तो पाया कि सभी खिड़कियां खुली हुई हैं। एक बार सैनिकों की एक टुकड़ी इस रहस्य को सुलझाने के उद्देश्य से इस घर में एक रात बिताने गई। वे सभी एक कमरे में इस दृढ़ संकल्प के साथ बैठे कि सोएंगे नहीं बल्कि देखेंगे कि क्या होता है, और इस तरह आधी रात तक गपशप करते रहे। एक मेज पर एक बड़ा लैंप जल रहा था जिसके चारों ओर वे बैठे थे। अचानक एक तेज क्लिक की आवाज हुई। लैंप बुझ गया और सभी खिड़कियां एक साथ खुल गईं। अगले ही मिनट लैंप फिर से जल गया। कमरे में मौजूद लोगों ने अपनी घड़ियां देखीं। करीब 1 बज रहा था। अगली रात वे फिर बैठे और उनमें से एक रिवॉल्वर लेकर बैठा। रात करीब 1 बजे इस विशेष व्यक्ति ने अपनी रिवॉल्वर एक खिड़की की ओर तानी। जैसे ही लैंप बुझा, इस आदमी ने 5 बार ट्रिगर दबाया और 5 धमाके हुए। हालांकि खिड़कियां खुल गईं और लैंप पिछली रात की तरह फिर से जल गया। वे सभी खिड़की की ओर यह देखने के लिए भागे कि क्या गोलियों से कोई नुकसान हुआ है। 5 गोलियां कमरे में ही मिलीं, लेकिन उनकी बनावट से ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी चीज से नहीं टकराई थीं। जाहिर है कि अगर गोलियां किसी सख्त चीज से टकराती तो उनका आकार बदल जाता। लेकिन फिर यह एक और पहेली थी। गोलियां वापस कैसे आईं? कोई भी आदमी वहां पहले से गोलियां नहीं रख सकता था, क्योंकि जब वे मिलीं तब भी वे गर्म थी, या उस रिवॉल्वर के बोर का अंदाजा नहीं लगा सकता था जिसका इस्तेमाल किया जाने वाला था। तीसरी रात को पक्का यकीन करने के लिए ये सैनिक फिर से कमरे में मौजूद थे, लेकिन इस अवसर पर उन्होंने अपनी रिवॉल्वर को
चिह्नित गोलियों से भरा था। जैसे ही एक बजने वाला था, उनमें से एक ने खिड़की की ओर रिवॉल्वर तानी। उसने फैसला किया था कि जैसे ही लैंप बुझेगा वह ट्रिगर दबा देगा, लेकिन वह नहीं कर सका। जैसे ही लैंप बुझा, इस सैनिक की कलाई पर बेंत से एक तेज प्रहार हुआ और रिवॉल्वर खड़खड़ाहट के साथ फर्श पर गिर गई। अदृश्य हाथ ने अपने पीछे निशान छोड़ दिया था, जिसे लैंप फिर से जलने के बाद उसके साथियों ने देखा। बाद में कई लोगों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कभी सफल नहीं हुए। घर लंबे समय तक खाली रहा और अंततः इसे एक ऑस्ट्रेलियाई घोड़ा व्यापारी ने किराए पर ले लिया, जिसने हालांकि इमारत में रहने का साहस नहीं किया और परिसर में अपने अस्तबल और कार्यालय बनाकर ही संतोष किया, जहां उसे पारलौकिक आगंतुकों द्वारा परेशान नहीं किया जाता है। एक और भूतिया घर है और वह संयुक्त प्रांत में है। शहर का नाम जानबूझकर छोड़ दिया गया है। विभिन्न लोगों ने उस घर में कई चीजें देखीं, लेकिन कभी सही रिपोर्ट नहीं आई। एक बार मेरे एक मित्र ने उस घर में एक रात बिताई। उसने मुझे बताया कि उसने क्या देखा था, सबसे अद्भुत, और मेरे पास उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। मैं उस घर में एक रात बिताने गया और मेरे पास एक आरामदायक कुर्सी, एक छोटी मेज और एक भरी हुई रिवॉल्वर के अलावा कुछ पत्रिकाएं थीं। मैंने उस रिवॉल्वर को खुद भरने की सावधानी बरती थी ताकि कोई चाल ना हो सके, और मैंने सबको यह समझा दिया था। मैंने अच्छी शुरुआत की। रात ठंडी और सुहानी थी। लैंप उज्ज्वल था, कुर्सी आरामदायक और पत्रिका जो मैंने ली दिलचस्प थी। लेकिन आधी रात के करीब मुझे काफी बेचैनी होने लगी। रात के 1 बजे मैं शायद उस जगह को छोड़ देता अगर मुझे उन दोस्तों का डर ना होता जिनके नौकरों के बारे में मुझे पता था कि वे घर और उसके सामने के दरवाजे की निगरानी कर रहे हैं। 1:30 बजे मैंने अगले कमरे में दर्द की एक अजीब सी आह सुनी। यह काफी दिलचस्प है, मैंने सोचा। किसी मूर्त चीज का सामना करना तुलनात्मक रूप से आसान है, अज्ञात की प्रतीक्षा करना कहीं अधिक कठिन है। मैंने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और उसकी जांच की। यह बिल्कुल ठीक लग रही थी। धातु का यह छोटा सा टुकड़ा जो आधा मिनट में 6 लोगों को मार सकता था। फिर मैंने इंतजार किया। किस लिए? खैर, सस्पेंस के कुछ मिनट और फिर से दोहराई गई। मैं दोनों कमरों को विभाजित करने वाले दरवाजे पर गया और उसे धक्का देकर खोल दिया। प्रकाश की एक लंबी मोटी किरण तुरंत अंधेरे में समा गई और मैं दूसरे कमरे में चला गया। वहां केवल आंशिक रोशनी थी, लेकिन 1 मिनट बाद मैं सभी कोनों को देख सकता था। उस कमरे में कुछ नहीं था। मैंने 1 या 2 मिनट इंतजार किया। फिर मैंने उस कमरे में आह सुनी जिसे मैं छोड़ आया था। मैं वापस आया, रुका, अपनी आंखें मलीं। उस कुर्सी पर जो मैंने 2 मिनट पहले ही खाली की थी, एक युवती बैठी थी, शांत, गोरी, सुंदर, और उसके चेहरे पर वह दर्दनाक अभिव्यक्ति थी जिसकी कल्पना करना वर्णन करने से आसान था। मैंने उसके बारे में सुना था। कई अन्य लोग जो उस घर में एक रात बिताने आए थे, उन्होंने उसे देखा था और उसका वर्णन किया था, और मैंने अविश्वास किया था। खैर, वह वहां मेरी कुर्सी पर शांत, उदास, सुंदर बैठी थी। अगर मैं 5 मिनट बाद आता तो शायद मैं उसे वह पत्रिका पढ़ते हुए पाता जिसे मैंने उल्टा खुला छोड़ दिया था। जब मैं कमरे के काफी अंदर पहुंच गया तो वह मेरे सामने खड़ी हो गई और मैं रुक गया। रिवॉल्वर मेरे हाथ से गिर गई। उसने एक उदास मीठी मुस्कान बिखेरी। वह कितनी सुंदर थी। फिर वह बोली, एक आधुनिक भूत जो हैमलेट के पिता की तरह बोल रहा था। जरा उसके बारे में सोचें। तुम शायद आश्चर्य करोगे कि मैं यहां क्यों हूं। मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरी हत्या कर दी गई थी, मेरे अपने पिता द्वारा। मैं इस घर में रहने वाली एक युवा विधवा थी जो मेरे पिता का था। मैं अपवित्र, गर्भवती हो गई और अपना नाम बचाने के लिए उन्होंने मुझे जहर दे दिया। जब मैं गर्भवती थी, 1 और हफ्ता और मैं मां बन जाती, लेकिन उन्होंने मुझे जहर दे दिया और मेरा मासूम बच्चा भी मर गया। यह कितना सुंदर बच्चा होता और तुम शायद इसे चूमना चाहोगे। और भयावहता की पराकाष्ठा। उसने अपने गर्भ से बच्चा निकाला और मुझे दिखाया। वह अपनी बाहों में बच्चे को लिए हुए मेरी दिशा में यह कहते हुए बढ़ने लगी, तुम इसे चूमना चाहोगे। मुझे नहीं पता कि मैं चिल्लाया या नहीं,
लेकिन मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो दिन का उजाला हो चुका था और मैं फर्श पर पड़ा था। रिवॉल्वर मेरे पास थी। मैंने उसे उठाया और जितनी गरिमा के साथ हो सकता था धीरे धीरे घर से बाहर निकल गया। दरवाजे पर मुझे मेरा एक दोस्त मिला, जिससे मैंने झूठ बोला कि मैंने कुछ नहीं देखा। यह पहली बार है जब मैंने तुम्हें बताया है कि मैंने उस जगह क्या देखा था। उस भूतिया महिला ने देश के उस हिस्से की भाषा बोली जहां वह भूतिया घर स्थित है। जो दोस्त मुझे यह कहानी सुना रहा था वह एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी है और गलत बयान नहीं देगा। ऊपर जो लिखा गया है उसकी पुष्टि दूसरों ने भी की है, जिन्होंने उस भूतिया घर में रातें बिताई थी। लेकिन वे आमतौर पर मदद के लिए चिल्लाते थे और भूत को देखकर बेहोश हो जाते थे, और इसलिए उन्होंने उसकी कहानी उसके होठों से नहीं सुनी थी, जैसा कि यहां पुनरुत्पादित किया गया है। घर अभी भी मौजूद है, लेकिन अब यह एक जर्जर पुरानी इमारत है और छत और दरवाजे और खिड़कियां इतने खराब हैं कि लोग वहां जाकर रात बिताना पसंद नहीं करते। असम में भी एक भुतहा घर है। इस घर में एक सज्जन ने उस तरह से अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली थी। आप अक्सर उन्हें बरामदे में एक खाट पर बैठे गहरी आहें भरते हुए देखते हैं। इस घर का उल्लेख इंग्लैंड में प्रकाशित टेल्स फ्रॉम द टाइगर लैंड नामक पुस्तक में किया गया है। लेखक का कहना है कि उन्होंने संबंधित घर में एक रात बिताई है और वर्तमान में चल रही सभी अफवाहों की सटीकता की पुष्टि करते हैं। भूतहा घरों की बात करना मुझे एक भूतहा तालाब की याद दिलाता है। जब मैं एक छात्र था तब मैं अपनी वार्षिक गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बंगाल के भीतरी इलाकों में अपने एक दोस्त से मिलने गया था। मेरा यह दोस्त एक अमीर आदमी का बेटा था और गांव में उसका एक बड़ा पैतृक घर था जहां उसके लोग आमतौर पर रहते थे। जून का पहला सप्ताह था जब मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा। मुझे सूचित किया गया कि रुचि की अन्य चीजों के अलावा, जो कि उस विशेष हिस्से में बहुत कम थीं, मेरे दोस्त के लोगों का एक बड़ा पक्का तालाब था जो भूतहा था। तालाब में या उसके पास किस तरह का भूत रहता था यह कोई नहीं कह सकता था, लेकिन जो सब जानते थे वह यह था कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी अर्थात ज्येष्ठ मास में अमावस्या के बाद 11वें दिन को, जो जून के मध्य में आती है, भूत आधी रात के करीब तालाब में स्नान करने आता है। बेशक ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी केवल 3 दिन दूर थी और मैंने अपने दोस्त के यहां रुकने का समय बढ़ाने का फैसला किया ताकि मैं भी भूत के स्नान को देख सकूं। महत्वपूर्ण दिन पर मैंने अपने दोस्त और 2 अन्य निडर आत्माओं के साथ तालाब के पास रात बिताने का संकल्प लिया। काफी देर से रात का खाना खाने के बाद हम एक बिस्तर, एक हुक्का, ताश की गड्डी और एक बड़ा लैंप लेकर चल दिए। हमने किनारे पर एक चबूतरे पर बिस्तर, एक गद्दा और एक चादर लगाया। चबूतरे से पानी तक 6 सीढ़ियां थीं, जिनमें से प्रत्येक लगभग 9 इंच की थी। इस प्रकार हम जल स्तर से लगभग 4.5 फीट ऊपर थे और इस ऊंचे स्थान से हम पूरे तालाब का दृश्य देख सकते थे, जो लगभग 4 एकड़ क्षेत्र में फैला था। फिर हमने ताश का खेल शुरू किया। हमारे साथ एक नौकर था जो हमारा हुक्का तैयार कर रहा था। आधी रात को हमें लगा कि हम अब और नहीं खेल सकते। तनाव बहुत अधिक था, रुचि बहुत तीव्र थी। हम धूम्रपान करते और गपशप करते हुए बैठे रहे और नौकर से लैंप हटाने के लिए कहा, क्योंकि रोशनी से आकर्षित होकर बहुत सारे कीड़े पास आ रहे थे। वास्तव में हमें किसी रोशनी की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि चांद बहुत तेज चमक रहा था। रात के 1 बजे तेज हवा चलने जैसी आवाज हुई। हमने चारों ओर देखा और पाया कि एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था, लेकिन फिर भी तेज हवा जैसी सरसराहट की आवाज जारी रही। फिर हमने देखा कि विपरीत किनारे से तालाब की ओर कुछ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ के किनारे पर कई नारियल के पेड़ थे और चांदनी में हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे कि वह वास्तव में क्या था। यह एक विशाल सफेद हाथी जैसा लग रहा था। यह तेज गति से तालाब की ओर बढ़ा, मान लीजिए एक तेज दौड़ने वाले घोड़े की गति से। किनारे से इसने एक लंबी छलांग लगाई और एक जबरदस्त धमाके अस्पेश के साथ पानी में गिर गया। उस गोते ने हमारी तरफ पानी की लहर उठा दी और वह 4.5 फीट तक ऊपर उठी, क्योंकि हम पूरी तरह भीग गए। गद्दा, चादर और हमारे सारे कपड़े गीले हो गए।
इस अफरा तफरी में हम उस भूत या सफेद हाथी या जो कुछ भी था उस पर अपनी नजर रखना भूल गए, और जब हमने फिर से उस दिशा में देखा तो सब कुछ शांत था। वह आकृति गायब हो गई थी। सबसे आश्चर्यजनक बात, जल स्तर में वृद्धि थी। सामान्य परिस्थितियों में पानी का 4.5 फीट ऊपर उठना असंभव होता। भले ही 1000 हाथी पानी में उतर जाते, हम सब पूरी तरह जाग रहे थे। हम तुरंत घर चले गए क्योंकि हमें कपड़े बदलने की जरूरत थी। बूढ़े आदमी, मेरे दोस्त के पिता, हमारा इंतजार कर रहे थे। खैर, तुम गीले हो? उन्होंने कहा। हाँ, हमने कहा। सही हुआ, बूढ़े ने कहा। उन्होंने यह नहीं पूछा कि क्या हुआ था। हमें बाद में बताया गया कि जब वह स्वयं युवा थे तब वे हमारी तरह कई बार गीले हुए थे।